उर्मिला जी 65 वर्ष एक छोटे से शहर में अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उनके पति का देहांत हुए 1 साल हो चुका था। उनके पति रमेश जी एक बढ़ई थे और उन्हें पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव था। घर में एक पुरानी मजबूत सागौन की अलमारी थी जिसे रमेश जी ने अपने हाथों से अपनी शादी की सालगिरह पर बनवाया था। उर्मिला जी के लिए वह अलमारी एक अनमोल धरोहर थी जिसमें उनकी और रमेश जी की सारी यादें और पुरानी चिट्ठियां सजी थी। उर्मिला जी का बेटा विनय और बहू पल्लवी शहर के आधुनिक जीवन से प्रभावित थे। उन्हें वह अलमारी पुरानी, भद्दी और घर की सुंदरता बिगाड़ने वाली लगती थी। एक सुबह पल्लवी कमरे में आई और अपनी सास से बोली, माँ जी यह अलमारी अब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यह बेडरूम के पूरे लुक को ख़राब कर रही है। हमने नया सोफ़ा सेट लिया है और अब घर को थोड़ा मॉडर्न बनाना है। उर्मिला जी ने चिंता से कहा, बहू यह अलमारी तुम्हारे बाबूजी ने अपने हाथों से बनवाई थी। कितनी मजबूत है देखो, और इसमें मेरी सारी पुरानी चीज़ें हैं। इसे यहीं रहने दो। पल्लवी ने बेरुखी से कहा, माँ जी भावनाओं से घर नहीं चलता। यह घर की वैल्यू कम कर रही है। मैंने कबाड़ी वाले से बात कर ली है, वह इसके 800 रुपये दे रहा है। हम इसे बेचकर उस जगह पर एक आधुनिक लैंप रखेंगे। उर्मिला जी का दिल टूट गया। 800 रुपये बेटा, यह अलमारी लाखों की है। यह तुम्हारे बाबूजी का श्रम है, उनका प्यार है। इसे मत बेचो। पल्लवी ने बात काटते हुए कहा, माँ जी 800 रुपये भी कम नहीं होते, और वैसे भी मैंने विनय से बात कर ली है। उसने हाँ कर दी। आप इस मामले में मत पड़िए। शाम को विनय घर आया। उर्मिला जी ने उससे गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा प्लीज़ इस अलमारी को मत बेचो। यह तुम्हारे पिता जी की आखिरी निशानी है। विनय ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, माँ पल्लवी सही कह रही है। यह बस एक लकड़ी का डिब्बा है जिसकी अब ज़रूरत नहीं है। हमने नया सोफ़ा और नया टीवी लिया है तो घर को सुंदर बनाना ज़रूरी है। यह अलमारी घर में आड़ लग रही है। आप इन पुरानी बातों से बाहर निकलिए। उर्मिला जी उदास हो गईं। वह अलमारी के पास गई और धीरे से उसे सहलाया, जैसे अपने पति को अलविदा कह रही हो। अगले दिन अलमारी को बेचने की बात पक्की थी। उर्मिला जी बहुत तनाव में थी और उनकी पुरानी जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ गई थी। उर्मिला जी ने विनय से कहा, बेटा मेरे पैर में दर्द बहुत बढ़ गया है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरी अपॉइंटमेंट आज शाम 5 बजे की है। विनय ने अपने फ़ोन में देखते हुए जवाब दिया, माँ आज शाम को नए सोफ़े की डिलीवरी है और उसके साथ घर को सजाने का काम है। पल्लवी और मैं दोनों को यहाँ रहना होगा। तुम एक काम करो, आज का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, कल सुबह देख लेंगे। उर्मिला जी को लगा उनके लिए एक सजावटी सोफ़ा उनके स्वास्थ्य और दर्द से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेटा दर्द बहुत है, मुझे दवाई चाहिए। उर्मिला जी ने धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है माँ, एक पैरासीटामॉल खा लो, डॉक्टर के पास कल चलेंगे। कहकर विनय नए सोफ़े की जगह नापने में व्यस्त हो गया। उर्मिला जी ने बिना दवाई लिए अकेलेपन में सारा दिन दर्द सहा। अगले दिन उर्मिला जी की बेटी भावना उनसे मिलने आई। भावना ने माँ को उदास और दर्द में देखा। माँ क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उर्मिला जी ने रोते हुए सारी बात बताई। अलमारी बेचे जाने की बात और विनय द्वारा डॉक्टर के पास न ले जाने का बहाना, क्योंकि उन्हें नया सोफ़ा सेट करवाना था। भावना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह सीधे विनय और पल्लवी के पास गई। भैया भाभी आप यह क्या कर रहे हैं।
भावना की आवाज़ सुनकर विनय और पल्लवी चौंक गए। माँ को इतने दर्द में होते हुए आप उन्हें डॉक्टर के पास नहीं ले गए क्योंकि आपको सोफ़ा सेट करना था। क्या एक बेजान सोफ़ा माँ की तबीयत से ज़्यादा ज़रूरी है? पल्लवी ने बचाव में कहा, दीदी हमने अलमारी बेच दी है, वह घर को ख़राब कर रही थी और माँ का दर्द वह कल चली जाती डॉक्टर के पास। भावना गुस्से से बोली, आप लोग सिर्फ चीज़ों की कीमत देखते हैं, उनकी भावना नहीं। वह अलमारी सिर्फ 800 की लकड़ी नहीं थी, वह बाबूजी की अंतिम निशानी थी। माँ के लिए वह एक मंदिर जैसा था। आप लोग पिताजी की बरसी पर हज़ारों रुपए खर्च करके भोजन करवाते हैं, लेकिन उनकी जीवित पत्नी की निशानी को 800 रुपये में बेच रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसे दिखावे का? विनय ने सफाई देने की कोशिश की। भावना, ऐसी बात नहीं है, हम बस घर को अच्छा। क्या अच्छा? भावना ने बात काटी। घर को अच्छा बनाना है तो पहले माँ के चेहरे पर खुशी लाओ। आपके लिए सबसे बड़ी दौलत घर में बैठी आपकी माँ है। उनकी देखभाल करना, उन्हें समय पर खाना और दवाई देना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो सोफ़ा आपके लिए स्टेटस सिंबल है, वो माँ के लिए उनकी अकेलेपन का कारण बन गया। पिताजी ऊपर से देख रहे होंगे तो यही सोच रहे होंगे कि उन्होंने अपनी पत्नी को कैसा बेटा दिया जिसे 800 रुपये की लकड़ी अपनी माँ की भावनाओं से ज़्यादा प्यारी है। विनय और पल्लवी को अपनी गलती का भयानक एहसास हुआ। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई कि भौतिक सुख सुविधाओं की ओर में उन्होंने अपनी माँ की भावनाओं और स्वास्थ्य की पूरी तरह अनदेखी की। विनय ने तुरंत कबाड़ी वाले को फ़ोन किया, पर अलमारी तब तक बेची जा चुकी थी। वह मायूस हो गई। पल्लवी तुरंत माँ के पास गई, उनके पैर को छूकर माफ़ी मांगी और बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अब समझ आया कि आपकी खुशी किसी महंगे सोफे या नई सजावट में नहीं, बल्कि आपकी पुरानी यादों और आपके स्वास्थ्य में थी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद पहले आपकी सेहत और खुशी की चिंता की जाएगी, फिर घर की सजावट की। विनय ने भी माँ से माफ़ी मांगी और तुरंत डॉक्टर को फ़ोन लगाया। उर्मिला जी ने उन्हें माफ़ कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि बेटे बहू को देर से ही सही पर जीवन का असली पाठ मिल गया था। विनय और पल्लवी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। माँ को डॉक्टर के पास ले जाने के बाद विनय ने घर आकर भावना से कहा, तुम ठीक कह रही थी भावना, हम बस दिखावे और आराम में उलझ गए। माँ की भावनाओं की हमने कोई कद्र नहीं की। पल्लवी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे उस अलमारी के 800 रुपये हमेशा चुभते रहेंगे। वह हमारे लालच और अज्ञानता का सबूत है। अगले दिन सुबह होते ही विनय कबाड़ी वाले के पास भागा। कबाड़ी वाले ने बताया कि वह अलमारी एक पुराने फर्नीचर रिस्टोर करने वाले व्यापारी को बेच दी गई है, क्योंकि सागौन की लकड़ी अब दुर्लभ है। व्यापारी का पता बहुत दूर था, लेकिन विनय ने हार नहीं मानी। अपनी गलती सुधारने की तीव्र इच्छा से वह भावना के साथ लेकर उस व्यापारी के पास पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अलमारी को अलग अलग हिस्सों में खोल दिया गया था और उस पर पॉलिश करने का काम चल रहा था। व्यापारी ने बताया कि वह इसे एक एंटीक पीस के रूप में लगभग 4 लाख रुपए में किसी विदेशी ग्राहक को बेचने वाला है। विनय और भावना के होश उड़ गए। 800 रुपये के बदले 4 लाख? यह सुनकर पल्लवी की बात सच साबित हुई। यह अलमारी लाखों की थी। विनय ने व्यापारी से गुजारिश की, प्लीज़ सर, यह अलमारी मेरे पिता जी की निशानी है, आप इसे मत बेचिए। मैं आपको इसके बदले 2 गुनी कीमत दूंगा। बस मुझे यह वापस चाहिए। व्यापारी ने मना कर दिया।
सर, डील फाइनल हो चुकी है। यह मेरे लिए सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि मेरे बिजनेस की प्रतिष्ठा है। हार मानकर विनय और भावना उदास मन से लौट आए। विनय को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक अलमारी नहीं खोई बल्कि अपने माँ का विश्वास और अपने पिता की अंतिम निशानी खो दी है, जिसे अब पैसे से भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। घर पहुंचकर विनय ने उदासी से माँ को सारी बात बताई। उर्मिला जी ने बेटे को गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है। तभी पल्लवी कमरे की सफाई कर रही थी। जहाँ अलमारी रखी थी उस खाली जगह पर उसने अलमारी का एक छिपा हुआ दराज देखा, जो दीवार से सटा होने के कारण कभी दिखाई नहीं दिया था। पल्लवी ने उस दराज को खोला। दराज में एक मखमली बॉक्स था और एक पीली पड़ी चिट्ठी रखी थी। पल्लवी ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई। यह चिट्ठी रमेश जी ने लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्यारी उर्मिला, तुम शायद यह चिट्ठी तब पढ़ोगी जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तुम हमेशा कहती थी कि मेरी बनाई हुई हर चीज़ तुम्हारे लिए अनमोल है। मैंने यह अलमारी तुम्हारे लिए बनाई थी और इसमें तुम्हारी भविष्य की एक छोटी सी सुरक्षा रखी है। इस छोटे से दराज में जो बॉक्स है उसमें 1,00,000 रुपए के सेविंग बॉन्ड हैं। ये मैंने धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी बचत से जुटाए थे। ये तुम्हारे लिए हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो इन्हें इस्तेमाल कर लेना। विनय और पल्लवी, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो याद रखना, सबसे बड़ी दौलत वह नहीं है जो दिखाई देती है, बल्कि वह है जो दिलों में सुरक्षित रखी जाती है। पुरानी चीज़ें सिर्फ लकड़ी नहीं होती, वे प्रेम और यादों की निशानी होती है। अपनी माँ का ख्याल रखना। तुम्हारा हमेशा का साथी रमेश। यह पढ़कर विनय, पल्लवी और भावना तीनों की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि किस अनमोल धरोहर को सिर्फ 800 रुपए की लकड़ी का टुकड़ा मान रहे थे। उन्होंने केवल एक पुरानी वस्तु नहीं बेची थी, बल्कि अपने पिताजी के प्रेम और दूरदर्शिता का अपमान किया था। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि अगर वे माँ की बात मान लेते या उनकी भावनाओं का सम्मान करते तो यह रहस्य कभी न खुलता। पिताजी ने यह दौलत छिपा कर रखी थी ताकि माँ को बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहना पड़े, लेकिन उन्होंने माँ की इच्छा को नज़रअंदाज करके इस छिपे हुए खजाने को लगभग खो ही दिया था। विनय ने भावुक होकर कहा, पल्लवी, भावना, हम दिखावे और आधुनिकता की दौड़ में इतने अंधे हो गए थे कि हम घर की बुनियाद को ही कमज़ोर कर रहे थे। पिताजी ने हमें यह सिखाया कि सच्ची इज्जत महंगे सोफे से नहीं बल्कि पुरानी यादों और रिश्तों के महत्व को समझने से मिलती है। पल्लवी ने दृढ़ संकल्प लिया, माँ जी, आज से यह घर आपकी खुशी से चलेगा। हम नया सोफ़ा हटाकर उस जगह पर एक यादों का कोना बनाएंगे जिसमें पिताजी की सारी चीज़ें सजी होंगी और सबसे महत्वपूर्ण आपका दर्द और ज़रूरत हमारे लिए हमेशा सबसे पहली प्राथमिकता होगी। उर्मिला जी ने बॉन्ड देखकर बेटे बहू को प्यार से गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बाबूजी ने सही कहा था, दौलत वह नहीं जो दिखाई देती है। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत तुम तीनों का पछतावा और यह बदला हुआ नज़रिया है। इस घटना ने विनय और पल्लवी के जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने सीखा कि भावनाओं का मोल हमेशा पैसे के मोल से अधिक होता है और घर की सबसे सुंदर सजावट उसमें रहने वाले बुजुर्गों का सम्मान होती है। बॉन्ड मिलने और पिताजी के अंतिम संदेश को पढ़ने के बाद विनय और पल्लवी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्हें अपने पिताजी की बुद्धिमत्ता और माँ के अटूट प्रेम की गहराई का एहसास हुआ।
सबसे पहले विनय ने माँ को डॉक्टर के पास ले जाना और उनकी सभी दवाइयों और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक सख्त दैनिक कार्यक्रम बनाया। अब उनकी सुबह की शुरुआत माँ के लिए गुनगुना पानी और योगा कराने से होती थी, ना कि ऑफिस की हड़बड़ी से। पल्लवी ने घर की सजावट पर ध्यान देना बंद कर दिया। उन्होंने सबसे पहले वह नया सोफ़ा हटा दिया जिसे लेकर इतना विवाद हुआ था। उस खाली जगह पर उन्होंने और विनय ने मिलकर एक स्मृति कोष बनाने का निर्णय लिया। विनय ने एक कुशल बढ़ई को बुलाया और उसे पिताजी की पुरानी अलमारी के बचे हुए हिस्से और उसकी सागौन की लकड़ी का उपयोग करने के लिए कहा। उन्होंने एक सुंदर खुली हुई पुस्तिका शैली की शेल्फ बनवाई जिसे स्मृति कोष नाम दिया गया। इस कोष में उन्होंने निम्नलिखित चीज़ सजाई। नंबर 1, रमेश जी की पुरानी कारीगरी के औजार, छेनी, हथौड़ा और कुछ लकड़ी के नक्काशी वाले नमूने। नंबर 2, पुरानी अलमारी का नट बोल्ट, एक छोटा सा हिस्सा जो इस बात का प्रतीक था कि छोटी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर 3, पुरानी चिट्ठी फ्रेम में लगाई गई, पिता की वह अंतिम चिट्ठी। नंबर 4, उर्मिला जी की प्रिय वस्तुएं, उनकी शादी का एल्बम और रमेश जी द्वारा कभी उपहार में दी गई एक पुरानी घड़ी। जब यह स्मृति कोष बनकर तैयार हुआ तो उर्मिला जी की आंखें भर आईं। यह उनके लिए लाखों के सोफे या हजारों की अलमारी से कहीं ज़्यादा अनमोल था। अब हर शाम परिवार उसी कोने में इकट्ठा होता था और उर्मिला जी उन्हें पिताजी की कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन पोती परी, जो अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और सब कुछ समझती थी, दौड़कर अपनी दादी के पास आई। उसने अपने गुल्लक से सारे पैसे निकालकर उर्मिला जी के हाथ में रख दिए। दादी परी ने प्यार से कहा, ये ले लो, मेरी टीचर ने बताया कि सबसे कीमती उपहार वो होता है जो हम अपने हाथों से देते हैं। मैंने सुना है दादा जी ने आपको 100 रुपए की साड़ी दी थी और ये 500 की है। आप इससे अपनी पसंद की कोई भी नई और सस्ती चीज़ ले लेना। मैं वादा करती हूँ मैं इसे किसी को नहीं बताऊँगी। परी की इस मासूमियत और सीख से उर्मिला जी भावुक हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि प्रेम और सम्मान की यह भावना पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। विनय और पल्लवी ने आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर एक नई सामुदायिक परंपरा शुरू की। उन्होंने हर महीने एक दिन सम्मान दिवस मनाने का फैसला किया, जहां सभी मिलकर अपने घर के बुजुर्गों को उनका पसंदीदा सादा भोजन अपने हाथों से खिलाते थे और उनकी पुरानी शह कहानियाँ सुनते थे। उनका मकसद था लोगों को यह याद दिलाना कि घर की सबसे बड़ी ताकत उनकी नींव में बैठे बुजुर्ग होते हैं। इस घटना के बाद उर्मिला जी का घर केवल एक सुंदर आधुनिक निवास नहीं रहा, वह प्यार, सम्मान और यादों से भरा एक सच्चा घर बन गया। विनय और पल्लवी ने समझ लिया था कि भौतिक चीज़ों को बेचना या खरीदना आसान नहीं है, लेकिन परिवार के विश्वास और बुजुर्गों के सम्मान को खोने का पछतावा जीवन भर का होता है। उन्होंने उस टूटे हुए विश्वास को मेहनत और प्रेम से फिर से जोड़ लिया था। स्मृति कोष और सम्मान दिवस की पहल से उर्मिला जी के जीवन में न केवल शांति और खुशी लौटी, बल्कि विनय और पल्लवी के जीवन में भी एक गहरा अर्थ आ गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दौलत अब उनके बैंक बैलेंस या घर की साज सज्जा में नहीं, बल्कि माँ के संतोष भरे चेहरे में है। विनय और पल्लवी ने मिलकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पिताजी द्वारा अलमारी में छोड़े गए 1,00,000 रुपए के सेविंग बॉन्ड को उर्मिला जी की सहमति से उन्होंने एक रमेश जी स्मृति सम्मान कोष में लगा दिया।
इस कोष का उद्देश्य था उन कारीगरों और छोटे कलाकारों का आर्थिक सहायता देना जो पुरानी पारंपरिक कलाओं और लकड़ी की कारीगरी को जीवित रखे हुए थे। यह उन सभी मेहनती हाथों को सम्मान देने का तरीका था जिनके काम को अक्सर लोग 800 रुपए के लकड़ी के टुकड़े जैसा सस्ता मानकर अनदेखा कर देते थे। एक साल बाद जब रमेश जी की पहली बरसी आई तो विनय और पल्लवी ने दिखावे का कोई भोज नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने 2 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। नंबर 1, माँ के लिए सम्मान। उन्होंने अपने पूरे परिवार के सामने उर्मिला जी को उनके जीवन के संघर्षों और उनके प्रेम के एक सादे समारोह में गृहिणी सम्मान पत्र भेंट किया। पल्लवी ने सबके सामने माँ के पैर छूकर माफ़ी मांगी और उन्हें वादा किया कि वह हमेशा उनकी भावनाओं का ख्याल रखेगी। नंबर 2, कारीगरों का सम्मान। उन्होंने स्मृति सम्मान कोष से पहले 5 जरूरतमंद कारीगरों को आर्थिक सहायता दी। उस समारोह में विनय ने अपनी कहानी सबके सामने साझा की। कैसे उन्होंने 800 रुपए की लकड़ी पिताजी की लाखों की विरासत से ऊपर रखा गया और कैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। विनय ने भरी सभा में कहा, हमने अपनी माँ को भूखा नहीं रखा, लेकिन हमने उनकी भावनाओं को भूखा रखा। हमने पिताजी की सबसे अनमोल निशानी को एक कबाड़ी वाले को बेच दिया। हमारी यह गलती हमें सिखाती है कि दिखावा हमेशा भावनाओं से सस्ता होता है। आज हम यह कोष इसलिए बना रहे हैं ताकि कोई और कारीगर, कोई और बुजुर्ग कभी यह महसूस ना करे कि उसका काम या उसकी भावनाएं सस्ती हैं। उर्मिला जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा कि उनके पति की विरासत अब सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक महान सामाजिक कार्य का आधार बन गई है। पोती परी भी अपनी दादी के साथ हर समारोह में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। वह अब घर के बुजुर्गों को समझने लगी थी और जानती थी कि परिवार में सम्मान का मतलब समय देना और सुनना होता है। इस परिवार ने अंततः यह साबित कर दिया कि गलती करना मानवीय है, लेकिन गलती को स्वीकार करना, सुधारना और उसे एक नई पहल की प्रेरणा बनाना ही सच्ची सफलता है। उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से समाज को एक अमूल्य संदेश दिया, जिस सबसे बड़ा पुण्य आपके घर में बैठे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। जो रिश्ते मौजूद हैं उनका सम्मान करें। भौतिक वस्तुओं की कीमत हो सकती है, लेकिन भावनाओं का मोल अनमोल होता है। उर्मिला जी ने अंततः अपने कमरे में बैठे हुए महसूस किया कि उन्होंने अपने पति को खोया नहीं, बल्कि उन्हें एक विशाल विरासत के रूप में पाया है। एक ऐसी विरासत जो उनके बेटे, बहू और पोती के माध्यम से प्यार और सम्मान के रूप में हमेशा जीवित रहेगी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।